तो हमने कल कहाँ तक की थी क्लास? कल जो क्लास हुई थी उसके आगे अब क्लास स्टार्ट होगी और उसके आगे क्लास स्टार्ट कहाँ पे छोड़ा था? हमने कल छोड़ा था अक्षांश और देशांतर पर। तो उसी को थोड़ा सा आगे और रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उत्तराखंड है वो किस अक्षांश या किस देशांतर से प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, सबसे उत्तरी जिला उत्तरकाशी, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून और सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़। तो इन्हीं सबसे दक्षिणी जिले में सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वहां से हमारा अक्षांश शुरू होता है, वहीं से हमारा उत्तराखंड है वो शुरू होता है। तो किस अक्षांश से शुरू होता है? ये होता है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यहां से प्रारंभ होता है। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यहां से प्रारंभ होता है। अब आगे चलते हैं। कहां से 28 डिग्री 43 मिनट से शुरू होकर के कहां तक जाता है? ये जाता है 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यहां तक हमारे उत्तराखंड का विस्तार है। 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तराखंड का अक्षांशीय स्थिति में विस्तार है। यहां से लेकर के यहां तक इसका विस्तार है। कहां से कहां तक? 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट तक। उसके अलावा ऐसे ही फिर पूर्वी देशांतर, देशांतर में भी स्थित होगा। तो देशांतर में किस में स्थित है? पूर्वी देशांतर में। इस बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि दोनों उत्तरी अक्षांश क्यों आ रहे हैं, दोनों पूर्वी देशांतर क्यों आ रहे हैं। ये मैंने आपको पहली क्लास में हो चुका है। तो यहाँ पर ये शुरू होता है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर यहां से शुरू होकर उत्तराखंड सबसे पश्चिमी बिंदु 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के और कहां तक जाता है? ये है इसका अंतिम पॉइंट 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर यहां तक जाता है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कहां से शुरू? पूर्वी देशांतर कहां से, किस अक्षांश और किस देशांतर में स्थित है? तो यह है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर तक हमारे उत्तराखंड का विस्तार है। देशांतर के सापेक्ष में और अक्षांश के सापेक्ष में 28 डिग्री 43 मिनट 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश के सापेक्ष में 28-43 से लेकर के 31-27 तक इसका विस्तार है। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट है कि ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, ये सबसे रियली सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो यहाँ पर सबसे जो दक्षिणी बिंदु आता है, जहाँ पे सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है उत्तराखंड का, उस पॉइंट का नाम है जशपुर। जसपुर यानी कि जसपुर जो उधम सिंह नगर में जगह है, वहां पर सबसे उत्तराखंड का वो सबसे दक्षिणी बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु है उत्तरकाशी में नेलांग घाटी। उत्तरकाशी में नेलांग घाटी सबसे उत्तरी बिंदु है। नेलांग घाटी का जो क्षेत्र पड़ता है वो सबसे उत्तरी बिंदु पड़ता है और सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है जसपुर क्षेत्र का। जो अंतिम पॉइंट आता होगा वो पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पर स्थित है आसन बैराज। देहरादून में स्थित है ये आसन बैराज। और ये क्या है? ये सबसे पश्चिमी बिंदु है उत्तराखंड का आसन बैराज। और सबसे पूर्वी बिंदु है, यहाँ पर पड़ता है
एक स्थान, इसका नाम है लीपू लेक या गूंजी पास। गूंजी पास या लीपू लेक। लीपू लेक ये सबसे पूर्वी बिंदु है। हमें सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु और सबसे उत्तरी बिंदु याद रखने हैं। बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बट हमें बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, इसीलिए ये सब मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं हम उत्तराखंड के किस सापेक्ष में जानकारी लेने के लिए। भारत के सापेक्ष में। जैसे कि हमने ये अक्षांश देशांतर स्थिति के सापेक्ष में जानकारी ली, वैसे ही भारत के सापेक्ष में उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है। तो जो पूरा भारत है उस भारत के सापेक्ष में, मान लो ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, तो उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है। तो यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे डिवाइड कर दूं, तो ये आता है इससे ऊपर उत्तर का हिस्सा और इसके इधर आता है ये पूर्व का हिस्सा। तो भारत के सापेक्ष में ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के सापेक्ष में उत्तर पश्चिम में स्थित है, इधर पश्चिम इधर पूर्व। तो कहाँ पर स्थित है, तो भारत के सापेक्ष में है, भारत के सापेक्ष में उत्तराखंड स्थित। कहां पर है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम में स्थित है भारत के सापेक्ष में। ठीक वैसे ही हिमालय की श्रेणी आती है, ऐसे हिमालय की श्रेणी है, इस तरीके से हिमालय की श्रेणी है, ऐसे ऐसे। तो हिमालय की श्रेणी में भी ये किधर आ रहा है, पश्चिम साइड आ रहा है। तो हिमालय के सापेक्ष में भी, हिमालय के सापेक्ष में भी, हिमालय के सापेक्ष में उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति कहां पर है, स्थिति कहाँ है ये पड़ता है। फिर ये भी किधर पड़ रहा है, पश्चिम, और पश्चिम का भी कौन सा भाग, मध्य का भाग। तो हमें क्या याद रखना है, पश्चिम मध्य, पश्चिम मध्य किसके सापेक्ष में, हिमालय श्रेणी के सापेक्ष में। अब चलते हैं हम उत्तराखंड की और थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए। और कहाँ चलेंगे, हमने कल बात कर ली थी, हम इससे पहले क्लास में बात कर चुके हैं कि ये उत्तराखंड के इधर उत्तर में चाइना है, इधर नेपाल है, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश है और ये इधर हिमाचल प्रदेश है। ये हम जानकारी ले चुके हैं। इससे आगे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं, और ये जानकारी लेते हैं कि राजनीतिक सीमाएं, राजनीतिक सीमा, तो इसे राजनीतिक सीमा ही कहेंगे जो हम पढ़ चुके हैं। राजनीतिक सीमा के सापेक्ष में उत्तराखंड के उत्तर में चीन तिब्बत है, चाइना है, चीन तिब्बत है। उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल है, राजनीतिक सीमा के सापेक्ष में नेपाल है। उत्तराखंड के पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पश्चिम में। और पश्चिम और दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम और दक्षिण में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश स्थित है, उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, ये हो गई राजनीतिक सीमा। लेकिन हमें किस बारे में बात करनी है, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ राजनीतिक सीमा के बारे में। हम बहुत डीप पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया। अब वैसे ही जैसे राजनीतिक सीमा है, वैसे ही उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं हैं। तो प्राकृतिक सीमा के बारे में जानकारी लेंगे, प्राकृतिक सीमा कौन कौन सी है, किधर से कौन सी प्राकृतिक सीमा बनी है।
तो प्राकृतिक सीमा किसे कहते हैं? जो प्रकृति ने स्वयं बनाई हो, यानी कि जो खुद बन गई हो, जिसको किसी ने बनाया ना हो, उसे प्राकृतिक सीमा कहते हैं या प्रकृति कहते हैं। प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा। तो प्राकृतिक सीमा में हम क्या पढ़ेंगे? इसके उत्तर में, उत्तराखंड के उत्तर में, उत्तर में क्या है? चीन तिब्बत, रियली सॉरी, तिब्बत हिमालय। उत्तर में है तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। इसके उत्तर में है तिब्बत हिमालय। यहाँ पर ये जो लिपुलेख दर्रा था, ये जो सबसे इधर सबसे पूर्वी बिंदु है, यहाँ से एक नदी निकल करके चलती है, और जो ये सीमा चल रही है उत्तराखंड की, इसी सीमा के साथ साथ नदी चलती है। इस नदी का नाम है काली नदी, इस नदी का नाम है काली नदी। ये जो काली नदी है, ये हमारी नेपाल और भारत की सीमा भी मानी जाती है, सीमा भी तय की गई थी। तो ये सीमा है, और क्योंकि नदी को बनाया नहीं गया है, तो ये कैसी सीमा है? प्राकृतिक सीमा है, प्राकृतिक सीमा है। किसके साथ? तो ये हो गई नेपाल और भारत के साथ प्राकृतिक सीमा कौन बनाती है? काली नदी। और उत्तराखंड के सापेक्ष में पूर्व में, पूर्व में सीमा क्या हो गई? प्राकृतिक, काली नदी हो गई। अब इधर ये पश्चिम है, यहाँ पर एक नदी है, इस नदी का नाम है, जो सबसे पश्चिम में इधर बहती है, इसका नाम है टोंस नदी, टोंस नदी। ये टोंस नदी सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है उत्तराखंड की। तो प्राकृतिक सीमा, पश्चिमी सीमा कौन सी हो गई? पश्चिम में सीमा हो गई प्राकृतिक सीमा टोंस नदी। अब हम जब दक्षिण में आते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है तराई क्षेत्र, ये क्षेत्र है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र भी प्राकृतिक होता है, तराई क्षेत्र भी किसी ने बनाया नहीं होता, वो भी स्वयं बनता है। तो इसकी जो दक्षिण सीमा है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की साइड, तो दक्षिण पश्चिम में क्या है? दक्षिण पश्चिम में क्या है? ये हाँ, यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम में तराई क्षेत्र, तराई भाबर या तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ये हो गई इसकी प्राकृतिक सीमाएं। किसकी? उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं हो गई। राजनीतिक सीमाओं के बारे में बात कर ली हमने, प्राकृतिक सीमा के बारे में बात कर ली। प्राकृतिक सीमा में उत्तर में तिब्बत हिमालय, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, और दक्षिण दक्षिण पश्चिम में क्या है? तराई क्षेत्र है। ये उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी किस बारे में, किस बारे में बात करेंगे? अब बात करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में, या फिर एक और बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने 13 जिले पढ़ लिए हैं, 13 के 13 जिले आप लोगों को याद है और याद होने भी चाहिए। आपको सबसे पहले उत्तराखंड का मैप याद होना चाहिए, आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि कहाँ पर उत्तरकाशी है, कहाँ पर बागेश्वर है, कहाँ पर उधम सिंह नगर है, कहाँ पर रुद्रप्रयाग है, कहाँ पर चमोली है। ये सब चीजें जब आप 10-12 बार प्रैक्टिस करोगे मैप बनाने की, आपको याद हो जाएंगी। इतनी बड़ी बात नहीं है कि याद नहीं होगा, याद हो जाएंगी। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। हमने पढ़ लिया था कि ये है उत्तरकाशी, हम पढ़ चुके हैं पहले। ये है चमोली, ये है पिथौरागढ़। तो ये है उत्तरकाशी, मैं लिखती भी रहूंगी क्योंकि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी, ये है चमोली, और ये है पिथौरागढ़। ये है पिथौरागढ़। इन तीनों की स्थापना, हम पढ़ रहे हैं जिलों की स्थापना, कौन सा जिला कब बना था, किस जिले की स्थापना कब हुई है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। तो इन जिलों की स्थापना हुई है। इन जिलों की स्थापना कब हुई है? तीनों की एक ही डेट को हुई है, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960।
तीनों की स्थापना एक ही दिन हुई और तीनों सीमांत जिले हैं और तीनों चाइना से सीमा बनाते हैं, चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं और तीनों ही उत्तरी जिले हैं, सबसे उत्तर में स्थित है या उत्तरी जिले हैं, उत्तर की साइड इनकी जो स्थिति है वो उत्तर की साइड है। तो इन तीनों की स्थापना कब हुई है? 24 फरवरी 1960 को। अब चलते हैं तीन सबसे छोटे जिले, एक तो चंपावत, चंपावत, ये चंपावत है, ये बागेश्वर और ये है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इनकी स्थापना भी एक ही सन में हुई है और वो सन है 1997, 1997, 1997। याद रह जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ऊपर 24 फरवरी 1960, नीचे 1997। तीनों की स्थापना 1997। इनको हमको डेट सहित याद रखना है। इसकी डेट है 15 सितंबर, चंपावत की डेट है 15 सितंबर 1997। इसकी भी डेट है 15 सितंबर 1997 और इसकी डेट आपको याद रखनी है 16 सितंबर 1997, 16 सितंबर 1997, 16 सितंबर 1997, इसकी डेट आपको याद रखनी है। अब चलते हैं हम, किस पर चले? अल्मोड़ा और नैनीताल। इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 1891 ईस्वी में। 1891 में ही अल्मोड़ा बना है, 1891 में ही अल्मोड़ा बना है और 1891 में ही नैनीताल बना है। दोनों की स्थापना का सन एक ही है और सिर्फ सन याद रखना है 1891। 1891 में कौन? अल्मोड़ा और नैनीताल। और 1997 में कौन कौन? चंपावत, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 1997। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं? इससे आगे के जिलों की स्थापना के बारे में बात करते हैं। ये है उधम सिंह नगर, ये है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। इसकी स्थापना है 30 सितंबर 1995, 30 सितंबर 1995 इसकी स्थापना है। उधम सिंह नगर की स्थापना कब? 30 सितंबर 1995। नैनीताल और अल्मोड़ा की 1891। और इन तीन की आपको अच्छे से याद हो ही चुकी है। अब चलते हैं पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब की है? पौड़ी गढ़वाल की स्थापना है 1840 ईस्वी की। पौड़ी गढ़वाल की स्थापना 1840 ईस्वी में। टिहरी की स्थापना, टिहरी गढ़वाल की स्थापना 1 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 टिहरी गढ़वाल की स्थापना हुई थी। टिहरी गढ़वाल की स्थापना कब की है? 1 अगस्त 1949 की। और पौड़ी गढ़वाल की स्थापना कब की है? 1840 की। अब चलते, ये है देहरादून। देहरादून, देहरादून की स्थापना कब की है? देहरादून की स्थापना है 11 जुलाई 1871, 11 जुलाई 1871 की स्थापना है किसकी? देहरादून की। अब चलते हैं, ये हमारे पास एक ही जिला बचा है, इसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार की स्थापना कब की है? 28 दिसंबर 1988 ईस्वी की है। 28 दिसंबर 1988 ईस्वी की स्थापना किसकी है? देहरादून की है। हमने सारे जिलों की स्थापना पढ़ ली है, आपके याद हो जाने चाहिए, मैं सुनूंगी, सबके अच्छे से याद हो जाने चाहिए। ये बेसिक मैप है, ये बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। इसको तो याद करने में तो इंक्लूड करते ही नहीं, बट जब हम कभी कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमेशा बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। तो हमें ये सब बेसिक बातें भी पता होनी चाहिए और एग्जाम में आती भी है, आ भी सकती है भाई, कभी फिर भी आ सकती है।
अब तो ऐसे पेपर सेट बनता है कि एक ही क्वेश्चन में 4 चीज पूछी जाती है, तो वहां पर पूछ सकते हैं 4 जिलों की स्थापना कब कब की है, किसकी कब की है ना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो पूरा उत्तराखंड है इसका क्षेत्रफल है, कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? ये पूरे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। तो जब हमने अभी जिलों की स्थापना पढ़ी है, तो इन जिलों में भी क्षेत्रफल होगा। जिले भी तो क्षेत्रफल में रूप रखते होंगे, क्षेत्रफल का रूप रखते होंगे। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या बड़े के क्रम में कौन कौन से जिले आते हैं, सबसे बड़े 4, सबसे छोटे 4, ऐसे पढ़ लेंगे। तो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से चमोली। चमोली क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। अब ये तो पता चल गया हमको कि सबसे बड़ा जिला चमोली है। याद क्या रखना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। 8,030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका? चमोली का। मैंने ये सब चमोली में ही लिखा है, ये चमोली है। ये है उत्तरकाशी, ये है उत्तरकाशी। ये है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी क्षेत्रफल में कैसा जिला है? ये है क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा जिला, दूसरा बड़ा जिला, दूसरा बड़ा जिला। कौन? उत्तरकाशी। कितना है इसका क्षेत्रफल? 8,016 वर्ग किलोमीटर। 8,016 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? उत्तरकाशी का क्षेत्रफल है। तीसरे नंबर पर बड़ा, थर्ड बड़ा, और किस रूप में? क्षेत्रफल के रूप में। क्षेत्रफल के रूप में तीसरा बड़ा जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 7,090 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 70-90 वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे, और हमें पढ़ना है चौथा। 3 बड़े जिले हो गए, चौथा बड़ा जिला है पौड़ी गढ़वाल। फोर्थ बड़ा जिला किसमें? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 5329 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 5,329 वर्ग किलोमीटर पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्रफल है। और ये कौन है? पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। आपको याद रखना है, पौड़ी चौथे नंबर का क्षेत्रफल में बड़ा जिला है। अब आगे अब बात करेंगे सबसे छोटे जिलों में। सबसे छोटा जिला कौन सा है? बड़े जिले हो गए, इसको साफ कर देती हूँ ताकि घिचपिच ना हो। तो सबसे छोटा जिला है भाई चंपावत, ये है चंपावत। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन है? चंपावत। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 1,766 वर्ग किलोमीटर। 1,766 वर्ग किलोमीटर मतलब 1766 वर्ग किलोमीटर भी आप याद रख सकते हैं। दूसरे नंबर का, सेकंड छोटा, बट किस सापेक्ष में? क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में। कौन है? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 1984, यानी कि 1,984 वर्ग किलोमीटर।
इसका क्षेत्रफल है। और तीसरा छोटा किसमें? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में तीसरा छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? ये है बागेश्वर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2240 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो हमने सबसे छोटा चंपावत, दूसरे नंबर पर छोटा रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पर छोटा बागेश्वर। चंपावत का क्षेत्रफल 1766, रुद्रप्रयाग का 1984 और बागेश्वर का 2240 वर्ग किलोमीटर है। और चौथे नंबर का छोटा है ये हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार। चौथे नंबर का छोटा, क्षेत्रफल में छोटा, फोर्थ नंबर पर क्षेत्रफल में छोटा, ये है हरिद्वार। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2360 वर्ग किलोमीटर। ये हो गए क्षेत्रफल में जिले। कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, ये हमने बात कर ली। आज हमने बात क्या क्या की है? आज हमने बात की है, सबसे पहले हमने अक्षांश देशांतर देखे, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी बिंदु देखे कौन कौन से हैं। और एक बात, अच्छा यार मैं एक बात भूल गई, सॉरी बच्चों, मैं एक बात फिर से बताना भूल गई। जैसे हमने सबसे दक्षिणी बिंदु या अक्षांश या देशांतर पढ़े हैं, यहां से स्टार्ट होकर के ये था उत्तरी अक्षांश बिंदु 28 डिग्री 43 मिनट। उत्तरी अक्षांश कहां तक? यहां तक 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां से यहां तक यदि मैं एक रेखा खींचूं, ये लंबाई बनाऊं, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है उत्तराखंड की? 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 358 किलोमीटर। 358 किलोमीटर। ये मैं पहले भूल गई बताना, तभी बताना चाहिए था। यहां पर कौन सा पूर्वी देशांतर स्टार्ट है? यहां से ये देशांतर है। और वो कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर। कहां से? 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के और कहां तक? 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यदि यहां से इस देशांतर से 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट तक यदि एक रेखा खींची जाए, तो इस लंबाई को यदि मापा जाए तो ये लंबाई है 320 किलोमीटर। तो ये है चौड़ाई उत्तराखंड की 320, ये है चौड़ाई और ये है लंबाई। तो उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई लगभग एक जैसी होने के कारण हम उत्तराखंड को आयताकार कहते हैं। आयत कैसा होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान होती है उसे आयत कहते हैं। तो आयत के तरह ही इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग समान है, इसीलिए इसका जो आकार है, उत्तराखंड का जो आकार है वो कैसा है? आयताकार है। आकार आयताकार है। इसका आकार कैसा है? इसी कारण से इसका आकार आयताकार है, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो लगभग सेम है। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक। यहाँ तक आप सब लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे की क्लास टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक हम उठाएंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक और बेसिक पहले पढ़ लेते हैं। एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे, अच्छे से उसको लर्न करते चलेंगे। ठीक है, कर लेते हैं क्लास और।